हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर 12। इसमें हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। यानी कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव था, यानी कि तापीय प्रभाव क्या होता है बेटे? जब मान लो कोई तार है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण इस तार का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? तापमान, हम चाहते हैं कि तार का तापमान बढ़े, हम नहीं चाहते ना, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, कुछ विद्युत संयंत्र ऐसे हैं जिनके तापमान को हम बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम तापमान के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो क्या पढ़ते हैं आगे इसमें। किसी चालक तार में किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है। अवश्यंभावी यानी कि जिसको हम रोक नहीं सकते। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछित होता है, अवांछनीय होता है। अवांछनीय यानी कि हम नहीं चाहते। बहुत सी स्थितियों में अवांछनीय होता है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन यानी कि जो न टाला जा सकने वाली जो गर्मी है, परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उनके गुण में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री जो प्रेस हम करते हैं, टोस्टर जो खाना पकाते हैं, तंदूर, केतली, विद्युत हीटर जूल के तापन नियम पर कार्य करते हैं। तापन नियम पर जो हम पीछे देख कर आए हैं। विद्युत तापन का यह उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं, है ना बेटा। विद्युत बल्ब के अंदर तार होती है ना बेटा, तार होता है, वो गर्म होके और बेटा फिर दीप्ति करना शुरू कर देता है, चमकना शुरू कर देता है। उसी चमक के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे, है ना बेटा। तो बल्ब ने क्या करना है, तंतु ने उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, अपनी ऊष्मा को रोके रखे, है ना। जितना गर्म होगा ना उतनी ज़्यादा प्रकाश देगा वो। इससे इतने ऊंचे ताप पर पिघलना नहीं चाहिए, है ना बेटा। अगर इसने अच्छे से काम करना है तो बहुत अधिक गर्मी को इसने पिघलना भी नहीं है। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग करते हैं। इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विगलित बनाना चाहिए। यानी कि विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को हमने इस प्रकार से विद्युत रोधी पदार्थ का प्रयोग करके तंतु को हमने इतना मजबूत तो बनाना है कि वह तापमान को सहन कर सके, गले नहीं, विलगित हो बनाना चाहिए, ताप विलगित बनाना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में क्या भरते हैं बेटा? नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस, जिससे उसके तंतु की आयु वृद्धि हो जाती है। यानी कि वो गैसें जो है तापमान को मेंटेन रखती हैं और उसको जलने नहीं देती, गलने नहीं देती। तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है बेटा, ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरण प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। तंतु द्वारा जो ऊर्जा उपयोग हुई ना बेटा, तंतु की सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, लेकिन कुछ ऊर्जा बेटा उसकी प्रकाश के रूप में भी दिखाई देती है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज़ है। ठीक है बेटा, तो एक और जो तापन, विद्युत का जो तापन प्रभाव है वो कौन सा है? फ्यूज़ है। अब फ्यूज़ कहाँ से आ गया? देखो, यह परिपथों और संयंत्रों की सुरक्षा युक्ति है। किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। क्या करता है बेटा? मान लो एक ना फ्रिज, मान लो ये, ठीक है ना, ये काफ़ी लंबे टाइम से धारा ले रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है, तो जल सकता है ना ये। तो इसके अंदर ही एक फ्यूज़ होता है ना बेटा। जब यह काम करना बंद कर देता है, जब इसके ऊपर ना ओवरलोडिंग होती है काम करने की, तो वह फ्यूज़ जल जाता है, गल जाता है। फ्यूज़ के अंदर तार है ना, तार टूट जाता है गर्म होके, और उससे फ्रिज ना बंद हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे? सब फ्यूज़ उड़ गया होगा, देखना भाई, चेक करना ज़रा, है ना। तो जितने भी ऐसे यंत्र हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर फ्यूज़ रखते हैं जो जल सकते हैं, जो किसी या कहें कि लंबे टाइम तक प्रयोग होने पर उनको हानि हो सकती है, वो काफ़ी महंगे होते हैं। उनको इस प्रकार की हानि से बचाने के लिए हम लोग उसमें फ्यूज़ लगाते हैं। तो देखो इसमें फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
फ्यूज किसी धातु या मिश्र धातु का तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। बहुत ज़्यादा गलनांक नहीं होना चाहिए, उचित होना चाहिए। थोड़ा सा गर्म होते भी नहीं जलना है, बहुत अधिक सहन भी नहीं करना है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि हो जाती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्राय विद्युत के सिरे वाले पोर्सिलेन तथा अथवा किसी विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है। ठीक है बेटा, फ्यूज तार प्राय धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन में अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो फ्यूज जो है वह भी ताप पर नियम पर काम करता है। ज़्यादा गर्म होने पर गलकर टूट जाएगा और परिपथ हमारा टूट जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो युक्ति है काम करना बंद कर देगी, खराब होने से बच जाएगी, जलने से बच जाएगी वो। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा कितनी होती है बेटा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 और 10 एम्पियर आदि होती है। वो अलग अलग संयंत्रों के लिए अलग अलग होती है। उस विद्युत इस्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट आवर की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है, जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो 1000 वाट बाई 220 वोल्ट 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकरण में 5 एम्पियर अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए। तो उसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 4.54 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 5 एम्पियर अनुमतांक का 5 एम्पियर रीडिंग वाला फ्यूज हमें उस इस्त्री प्रेस के लिए चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपने क्या देखा, विद्युत धारा के तापन प्रभाव में हमने देखा किस प्रकार से उनको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं हम लोग। अब ताप तो हो ही गया तार में, उसको हम लोग यूज़ भी कैसे कर लें। अब बेटा एक टॉपिक ना पीछे रह गया था, क्योंकि मैंने बुक नहीं पढ़ाई थी, मैं टॉपिक वाइज बोर्ड पर करवा रही थी, तो उसमें एक ना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, वो आप एक बार देख लें। बुक रीडिंग के दौरान ही आ गया था वो। ये देखो बेटा, यहाँ पर प्रतिरोधकता शब्द आया था, ये अगर आप देखना चाहो तो पेज नंबर 230 पे है। ये प्रतिरोधकता ऊपर ही है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता क्या होता है? यह किसी भी धातु का अपना गुण होता है, इसको ना कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, तापमान पर थोड़ा बहुत इसको बदल सकते हैं। देखो, किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। सारणी में देखा आपने कि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है ना, उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षा अधिक होती है। अब जैसे मान लो कोई मिश्र धातु है, वह 2 धातुओं से बनी है, तो धातुओं की प्रतिरोधकता कम होगी और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता, जलती नहीं है मिश्र धातु आसानी से। तो बेटा धातुएं जल्दी जल जाती हैं। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ पर हमने प्रतिरोध को घटाना है, वहाँ पर हम धातुओं का प्रयोग करेंगे, कॉपर आदि का। ठीक है बेटा, जहाँ पर हमने प्रतिरोधकता को बढ़ाना है ना, वहाँ पर हम मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे। देखो, मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है ना। यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में होता है। हीटर में बेटा किसका होता है? निक्रोम का होता है। इसी प्रकार बेटा जो टोस्टर है या जो प्रेस है या फिर राड है, इनमें सब में किसका उपयोग होता है बेटा? धातु का उपयोग ना होकर के मिश्र धातु का उपयोग होता है। ठीक है बेटा, आप क्या बताओगे? मिश्र धातु की प्रतिरोधकता धातु की अपेक्षा ज़्यादा होती है, उनकी ताप सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनका उच्च तापमान पर आसानी से दहन या उपचयन नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने यहाँ तक पढ़ना है। इसी का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।